नमस्कार, 5 का प्राइम टाइम में आप सभी का बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अमनदीप। आज बात करेंगे राजस्थान की। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, जिन्हें राजनीति का जादूगर के नाम से परिभाषित किया जाता है, जिनको लेकर कांग्रेस पार्टी हमेशा एक अनुभवी और कुशल प्रशासक होने का दावा करती रही है। उनके भाषणों में अमूमन ये भी सुनने को मिलता है कि जाति विशेष के कारण नहीं, वो 36 कौमों के प्यार से सीएम बने हैं। वो कभी किसी में कोई भेदभाव नहीं करते। गहलोत ये भी कई बार दोहरा चुके हैं कि मेरी जाति का सिर्फ एक ही एमएलए है और वह मैं खुद हूं। लेकिन एक दिन पहले शनिवार को अशोक गहलोत के मुंह से यह भी सुनने को मिला कि मेरा इस्तीफा तो 1998 से सोनिया गांधी के पास परमानेंट रखा हुआ है। मैंने उन्हें फैसला लेने के लिए अधिकृत कर रखा है। जब निर्णय होगा तो लोगों को कानो कान खबर नहीं होगी। अब राजनीतिक हलकों में यह भी चर्चा है कि आखिर गहलोत खुद अपने इस्तीफे की बात क्यों करने लगे हैं। क्या राजस्थान में कांग्रेस सीएम बदलने जा रही है? 5 राज्यों में शिकस्त के बाद कांग्रेस अब आगामी विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव का लक्ष्य भेदने की तैयारी में जुटी है। पार्टी प्रमुख सोनिया गांधी के घर मंथन और चुनावी रणनीतिकार कहे जाने वाले प्रशांत किशोर की एंट्री के बाद राजस्थान की सियासत में भी फेरबदल के कयास लगाए जा रहे हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश, पंजाब, मणिपुर, उत्तराखंड और गोवा विधानसभा चुनाव 2022 के नतीजों के बाद अब पार्टी 2023 के राजस्थान विधानसभा चुनाव को बेहद संजीदगी के साथ ले रही है। माना जा रहा है कि राजस्थान में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की तैयारियां जोरों पर हैं। कांग्रेस भी जल्द ही बड़ा निर्णय ले सकती है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि राजस्थान में कांग्रेस जल्द अपना सीएम बदलेगी, लेकिन इन चर्चाओं को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के शनिवार में को दिए गए बयान ने और भी ज्यादा हवा दे दी है। हालांकि गहलोत ने खुद अपने भाषण में यह भी कहा कि ये सिर्फ अफवाहें हैं, लेकिन कोई इतना काबिल और मंजा हुआ राजनेता ऐसे ही कोई बात नहीं करेगा। इसके पीछे क्या संदेश छिपा हुआ है, ये तो सोनिया गांधी और अशोक गहलोत ही जानते हैं। पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट की सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं होने लगी थी कि राजस्थान में मुख्यमंत्री का चेहरा बदलने वाला है। इन्हीं चर्चाओं का मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शनिवार को अपने भाषण में जिक्र किया। तो जब मैं पहली बार मुख्यमंत्री बना 98 के अंदर, तब से मैंने सोनिया गांधी को, उन्होंने मुझे चांस दिया चीफ मिनिस्टर बनने का। पहली बार, दूसरी बार, जो भी था, तीसरी बार, तो मैंने उनको उस पर से अधिगत कर रखा है। मेरा इस्तीफा तो परमानेंट उनके पास में है, आप समझे? तो मेरा इस्तीफा परमानेंट उनके पास में है। तो आप सोच सकते हो कि बार बार ये आने नहीं चाहिए कि मुख्यमंत्री बदलना क्या हो रहा है। जब मुख्यमंत्री बदलना होगा तो कानो कान किसी को मालूम ही नहीं पड़ेगी। कांग्रेस पार्टी का आलाकमान आज तक तय नहीं कर पाया और बड़ी विचित्र सी बात है कि मुख्यमंत्री स्वीकार कर रहे हैं कि उनका इस्तीफा सोनिया गांधी जी के पास पड़ा है। तो मुझे लगता है कि प्रदेश में जिस तरीके से किसान कंफ्यूज हुआ, नौजवान कंफ्यूज हुआ, दलित और वंचित कंफ्यूज हुए 2018 में और कांग्रेस की सरकार आई, पर मुझे लगता है कि अब राजस्थान की आवाम समझ चुकी है, उनके मन में कोई कंफ्यूजन नहीं है। 2023 में कांग्रेस को राजस्थान की जनता इस कंफ्यूजन को खत्म कर देगी। न नोमन तेल होगा, न राधा नाचेगी। और 2018 में जो परिणाम आए वो तो लगभग वैसे ही है जैसे काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। लेकिन मेरी सोनिया गांधी जी से अपील है कि हमें बख्शो, राजस्थान को बख्शो। किसानों की कर्जा माफी, बेरोजगारों के साथ छलावा, दलितों वंचितों के साथ उत्पीड़न, महिलाओं के साथ, बच्चियों के साथ दुष्कर्म, कैसी लचर व्यवस्था है। और इसी कारण यदि उनकी कुर्सी बची हुई है तो सोनिया गांधी जी, राजस्थान पर मेहर करो, राजस्थान की जनता पर मेहर करो और उनका इस्तीफा यदि पड़ा हुआ है तो उसको स्वीकार करो। तो आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। 3 खास मेहमान हमारे साथ में जुड़ गए हैं। रमाकांत मिश्रा भाजपा से प्रवक्ता है। रमाकांत जी, बहुत स्वागत है आपका। शुभ्रांश राय जुड़ गए हैं, कांग्रेस से नेता हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। और साथ ही पीयूष पंत जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार है। शुरुआत कांग्रेस नेता शुभ्रांत राय आप ही के साथ में करूंगी मैं कि अशोक गहलोत के इस बयान के सर क्या सियासी मायने निकाले जाएं, क्योंकि अब चर्चाएं ये भी हैं कि जल्द ही मुख्यमंत्री बदल सकता है। इसी को कहते हैं राजनीति का बड़कपन, ठीक है। इसे कहते हैं पार्टी विश्वास, इसे कहते हैं अपने नेतृत्व में विश्वास। ठीक।
जो बेहतर पिछले 4 सालों से जो राजस्थान का चुनाव या राजस्थान की जो सरकार चल रही है उसका बेहतरीन पूरे देश के सामने है। लेकिन इससे भी बड़ी इम्पोर्टेंट है बात यह है कि जो गहलोत साहब ने आज कहा कि जो कुछ भी मेरे विषय में फैसला होना है या किया जाएगा वो हमारी सुप्रीम लीडर सोनिया जी करेंगी। ठीक है, तो उन्होंने किसी भी तरह की कोई बात नहीं कही जिसके ऊपर कोई चर्चा हो, बल्कि ये सवाल इसलिए भी पैदा हुआ क्या है, राजनीति के अंदर प्रयास, हल्के सूत्रों इनका बड़ा अहम महत्व होता है। बिल्कुल पिछले 48 घंटों से एक बहुत बड़ी भयंकर चर्चा चल रही है कि कैसे भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश, बनारस से लेकर जयपुर से लेकर कानपुर से लेकर रायगढ़ तक जहां मंदिरों को गिराने का काम कर रही है, हिंदू आस्था के साथ खिलवाड़ कर रही है, इसके बावजूद भी एक झूठ का प्रोपेगेंडा वो लोग बना रहे हैं या तैयार कर रहे हैं। ऐसे वक्त में अपने आप में स्वयं सक्षमता की प्रतिमूर्ति है गहलोत साहब, जिन्होंने इस तरह की आपको साफ खामोशी के साथ अपनी बात कही। इन विषयों पे चर्चा की जरूरत नहीं है। अभी राजस्थान सुभ्रांशु जी, ये बयान बीजेपी के किसी नेता की तरफ से सामने नहीं आया है। ये बयान दिया है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने, जिसे वरिष्ठ नेता कहा जाता है, एक मंझा हुआ राजनेता कहा जाता है। अगर कोई दिग्गज नेता इस तरह की बयानबाजी करेगा तो मायने उसके निकाले जाएंगे। और ये देखिए बात है कि कोई भी एक दिग्गज नेता इस तरह का बयान यूं ही नहीं देगा। देखिए रमन जी, बिल्कुल आप सही कह रही हैं, लेकिन इसके आगे का 10% हिस्सा आपने अपने डिस्कशन में छोड़ दिया। अगर मुख्यमंत्री के प्रेस कॉन्फ्रेंस में अगर प्रवक्ता पत्रकार उनसे सवाल पूछेंगे कि सर ये सूत्रों के हवाले से, ये हलकों से खबर आ रही है, तो एज ए चीफ ऑफ द स्टेट मुख्यमंत्री की ये जिम्मेदारी और रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो उस पत्रकार के सवाल का जवाब दे, क्योंकि वो मुख्यमंत्री तो है नहीं कि वो पत्रकारों से बात नहीं करेंगे, सीधे मन की बात करेंगे। कांग्रेस शासित राज्यों में और कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों के पास पत्रकार सवाल पूछ सकते हैं और उनका जवाब हर कोई नेता कांग्रेस का देना पसंद करता है कि जी आपके बारे में ये चर्चा और अफवाह चल रही है। उन्होंने साफ साफ आपको 2 शब्दों में उसकी क्लियरिटी कर दी। कोई ऐसा तो है नहीं कि उन्होंने निजी रूप से आकर आपको कोई बयान दिया हो। अगर एक मुख्यमंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है और अगर पत्रकार कोई सवाल पूछता है, तो यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती है कि नेता को जवाब देना चाहिए। सीधे लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पत्रकारों से राजनीतिक व्यक्तियों की बात होनी चाहिए, ना कि वन साइडेड मन की बात हम करेंगे कि मैं बोलूंगा जी, बाकी मैं किसी का सवाल नहीं लूंगा। लेकिन सुभ्रांशु जी, सचिन पायलट के जो समर्थक थे उनमें खुशी की लहर देखी जा रही थी इस बयान के बाद में। अमन जी, यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती है। हर नेता, हर कार्यकर्ता अपने नेता के बीच में बहुत सारी उम्मीदें पाल के रखता है। यही तो, इसे ही तो लोकतंत्र कहते हैं। ऐसा तो है नहीं कि लोकतंत्र जिंदा नहीं रहना चाहिए। लोकतंत्र की यही तो विशेषता है। मुझे मेरे नेता से प्यार है, मैं अपने नेता के बारे में अपने विचार रख रहा हूँ। ठीक है, रमाकांत जी से जान लेते हैं बीजेपी का इस पर क्या कुछ कहना है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बयान सामने आया, मुझे लगता है रमाकांत जी आपने भी सुना होगा, आपकी प्रतिक्रिया। देखिए अमनदीप जी, यहाँ पर मैं सुभ्रांशु जी का मैं बहुत सम्मान करता हूँ, लेकिन देखिए जो कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी का बयान आता है, सचिन पायलट कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्षा से मिलते हैं सचिन पायलट, और अभी जो वक्तव्य इन्होंने दिया है, अपने जो रिमार्क्स इन्होंने दिए हैं, इसमें भाजपा को कोसने में आधा से ज्यादा समय लगा दिया। मैं कह रहा हूँ राजस्थान के मुख्यमंत्री का ये बयान है और इसमें तो कोई कुछ भाजपा ने अभी तक तो कुछ कहा ही नहीं। हाँ, भाजपा ने खाली ये कहा है जो कि देखिए आपके पार्टी में हमेशा से ही कार्यकर्ताओं की अनदेखी होती आई है, चाहे G23 का अगर मामला ले ले, निश्चित रूप से किस तरह से आपने उन लोगों को अनदेखी करी है, उनमें उनका किस तरह से आपने सम्मान किया है पार्टी के अंदर में, ये सब लोगों के सामने में है। तो निश्चित तौर पर एक प्रश्न चिन्ह तो जरूर लगता है जो कि किस तरह से आप पार्टी के आप अंदर में किस घमासान मचा हुआ है और उस घमासान को किस तरह से आप ठंडा करने की कोशिश कर रहे हैं। घमासान मचा हो, पार्टी के अंदरूनी मामला है, मैं कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन ये जरूर है जो कि राजस्थान की जनता प्रभावित न हो। अगर कहीं पे किसी तरह की दिक्कतें आ रही है तो वो प्रभावित न हो, ये सब अपेक्षा करता है। भाजपा भी यही अपेक्षा करती है। अगर आप देखेंगे बेरोजगारी दर देखेंगे राजस्थान के अंदर में तो 25% से ज्यादा है।
पेट्रोल डीजल सबसे ज्यादा महंगा राजस्थान के अंदर ही है। अगर आप देखेंगे दुष्कर्म के मामले तो वो भी सबसे ज्यादा राजस्थान के अंदर में ही है। हाँ। इन सब बातों पर ध्यान देने की जरूरत है। भाजपा को कोसने के बजाय राजस्थान के जो मुख्यमंत्री है श्रीमान अशोक गहलोत जी, उनके वक्तव्य पर ध्यान दीजिए और कहना क्या चाहते हैं उसके ऊपर में बिल्कुल आपका रिएक्शन होना चाहिए था। रमाकांत जी, पहले नंबर का तो जिक्र कर दिया, जरा दूसरा नंबर भी तो बताइए ना कि वो दूसरा राज्य कौन सा है जहां सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर है, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हुए हैं, ये भी बताइए। मैं कह रहा हूं राजस्थान के अंदर में 25 से 26 की अगर मैं मार्च 2022 की बात बता रहा हूं मैं। और उत्तर प्रदेश जैसा प्रदेश जो इतना बड़ा प्रदेश है 4.4% है। ये मार्च 2022 की बात बता रहा हूं मैं कहीं और पीछे जाने की कोशिश ही नहीं कर रहा हूं। तो मैं कह रहा हूं जनता इन लोगों के घमासान, जो अंदरूनी घमासान है, उससे प्रभावित न हो, ये मैं कहना चाहता हूं। बेरोजगारी दर घटाने की जरूरत है। माता बहनों के साथ जो दुष्कर्म हो रहे हैं उनको घटाने की जरूरत है। हिंदू धर्म और हिंदू की आस्थाओं पर जिस तरह से राजस्थान के अंदर में प्रहार हो रहे हैं, वो आप चाहे करौली का घटना दे दें, चाहे अलवर में मंदिर गिराने का मामला हो, रमाकांत तो ये जी, बहुत सारे जब ऐसी चीज सत्ता हैं। आपको सौंपी गई थी जब तो 2.2% था ना बेरोजगारी दर, आपने तो बढ़ा दिया है उसको। सुभ्रांशु जी को जवाब देना चाह रहे हैं, उनका जवाब ले लेते हैं। देखिए अमन जी, इन्होंने बड़ी अच्छी बातें रोजगार और व्यापार पे करी। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। आप उसी उत्तर प्रदेश से संबंध रखते हैं जहां कल एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या कर दी गई। ये है आपके योगी राज का लॉ एंड ऑर्डर। बिल्कुल आप सर सत्य कह रहे हैं। आप उसी उत्तर प्रदेश की चर्चा कर रहे हैं जहां कानपुर में 3 मंदिरों को ध्वस्त करने का कार्यक्रम चालू किया जा रहा है। सुभ्रांशु जी, उत्तर प्रदेश को लेकर हम रोज चर्चा कर रहे हैं, रोज चर्चा करते हैं, लेकिन प्लीज आप राजस्थान पर अपनी बात रखिए। बढ़ती बेरोजगारी और बढ़ता पेट्रोल डीजल का दाम, ये एक बड़ी समस्या वहां पर बना हुआ है, टॉप पर है राजस्थान, उस पर बोलिए। मैं वहीं आ रहा हूँ क्योंकि राजनीतिक व्यक्ति है तो राजनीतिक व्यक्ति मैथ और फिजिक्स की स्टाइल में रिप्लाई नहीं करता। हम सबको रिप्लाई जो होता है वो ऐतिहासिक भाषा में। अब इन्होंने बड़ी एक अच्छी बात कही रोजगार और व्यापार की। तो सर माशाअल्लाह देश के मालिक सर नरेंद्र मोदी जी हैं। 100 से ऊपर का डीजल, 100 से ऊपर का पेट्रोल, 1000 से ऊपर का सिलेंडर, 80 से ऊपर का सीएनजी और नींबू तेल, अचार और सब्जी की तो बात ही मत करिए सर। ये महंगाई आपकी दी हुई है। एक और आपने जरा जिक्र किया राजनीतिक बात की। तो सर एक ना उत्तर प्रदेश गाजीपुर का मैं निवासी हूँ। एक हमारे यहाँ सर लोकोक्ति कही जाती है कि सुपवा हंसे तो हंसे, संगे संगे चलनियों हंसे, जिसमें 100 छेद है। आपके गुजरात के मुख्यमंत्री, वर्तमान मुख्यमंत्री और निवर्तमान मुख्यमंत्री, दोनों का सर बयान आपके इसी यूट्यूब और सोशल मीडिया पे मौजूद है, जिन्होंने एक शब्द कहा था कि हमारे यहाँ रातों रात पूरा मुख्यमंत्री बदल जाता है, हम में से किसी को पता नहीं चलता। तो सर कृपया करके आप इन बातों को तो इस्तेमाल ना करें तो बेहतर है, क्योंकि राजनीति का बड़प्पन ये होता है कि व्यक्ति कहता है कि भैया मैं अपने पार्टी के प्रति समर्पित हूँ, मेरा जो फैसला होना होगा, जो मेरा पार्टी लेकिन सुभ्रांशु जी बाकी राज्यों की बात करके आप मुद्दे को भ्रमित करने की कोशिश मत कीजिए, प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। और साथ ही देखिए, बढ़ते पेट्रोल डीजल को लेकर आप केंद्र सरकार पर निशाना साध रहे हैं, राज्य सरकार का भी तो उसमें टैक्स होता है ना, सबसे ज्यादा तो राजस्थान सरकार ही ले रही है, वो क्यों नहीं कम कर दिया जाता? अगर इतनी ही चिंता जनता की है तो इसको लेकर मैं आगे आपसे जवाब लूंगी, लेकिन वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ में जुड़े हुए पीयूष जी, उनका रुख कर लेते हैं। पीयूष जी, क्या सियासी मायने निकाले जाएं इसके? क्या कोई बड़ा बदलाव होने वाला है, ऐसी आशंका और संभावना आप देख रहे हैं राजस्थान में? अमनदीप जी, निश्चित रूप से संभावना दिखाई दे रही है, क्योंकि अगर आप देखिए पिछले कुछ समय की घटनाओं को देखिए कि गहलोत गए थे, सोनिया गांधी जी से मिले थे, उसके बाद जो है कि जो पायलट भी गए और मिले, और गहलोत जो है सोनिया गांधी जी से मिले, दूसरे संदर्भ में भी मिले, वो जहाँ पे जो है क्या नाम पीके आने वाले थे उस मीटिंग में भी वो थे। ठीक, तो इससे कहीं न कहीं ये बात की भी संभावना दिख रही है कि कोई फेरबदल होगा, जहां की अशोक गहलोत को एक दूसरी जिम्मेदारी देगी, 2024 के संदर्भ में जिम्मेदारी दी जा सकती है। क्योंकि गहलोत जो है कि वो पार्टी को मैनेज करने में, गुजरात भी उन्होंने देखा था, आपको याद होगा 2017 में, और अच्छी खासी सफलता वहां कांग्रेस को मिली थी। तो वो एक अच्छे ऑर्गेनाइजर भी हैं और जिम्मेदारी के साथ अपना कार्य निभाते हैं, तो उनको बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। और जो उनका स्टेटमेंट आया है कि मेरा इस्तीफा तो, और जो तो उन्होंने खबरों को अफवाह बता दिया और ये कहा कि मेरा इस्तीफा तो 1998 से सोनिया गांधी के पास है। तो एक तरफ तो वो लॉयल्टी अपनी दिखा रहे हैं और ये भी माना जाता है कि वो सोनिया गांधी के खास करीबी हैं,
और दूसरी तरफ ये कहीं न कहीं सुबुगाहट है, इसको डिनाई नहीं कह सकता। उनका स्टेटमेंट अपने आप में ये बात साफ कर देता है कि ये खबरें हैं। और पायलट भी अभी गए थे, उन्होंने अपने लिए एक निश्चित एक जिम्मेदारी, बड़ी जिम्मेदारी मांगी है। ये साफ साफ उन्होंने कहा भी है कि कोई झुंझुना थमा देने से भी काम नहीं चलेगा। और ये हमने पंजाब में देखा, अभी जो है कांग्रेस के हाथ जले हैं, इसलिए उसको फूक फूक के कदम रखने हैं। तो निश्चित रूप से एक परिवर्तन की संभावना दिखाई दे रही है चुनाव होने से पहले। लेकिन ये जो दो खेमे हैं जो है पायलट के और जो है अशोक गहलोत के, तो वे कहीं जो है वही वो हाल न हो जाए जो पंजाब में हुआ, जिस तरह से सिद्धू ने और उसके खेल खेला, वो कहीं खेल यहाँ भी न हो जाए, इसका ध्यान रखना होगा। लेकिन निश्चित रूप से ये एक परिवर्तन है, जो कि 2024 भी है, गुजरात का चुनाव भी है और राजस्थान का चुनाव भी। राजस्थान के चुनाव में देखिए, चूंकि भाजपा अभी कमजोर है वहां पे, राजस्थान वो एक वीक विकेट पे खड़ी है, वहां पे भाजपा में राजस्थान में आपस में बहुत गुटबंदियां हैं। और खासकर जो है इस समय वहां पे जो है पूरी की पूरी जो है जो सिंधिया है उनके खिलाफ जो है पूरा बाकी लोगों ने जो है एक मोर्चा खोल दिया है और उनकी नाराजगी भी है, और सिंधिया दाना नहीं डाल रही है उन लोगों को। तो वहां आपस में बड़ा रार चल रही है। अभी वो एक मीटिंग थी जिसमें गई थी सिंधिया, और जो है वो एक भी जो है उन सारे उनके जो आलोचक थे, उनकी विपक्षी जो पार्टी में, संगठन में और सरकार में और सांसद जो है वो लोग वहां पे थे, और उनको लगा कि कहीं ना कहीं मेरे खिलाफ कुछ न कुछ जो है ये सब माहौल बनाया गया है। तो एक भाजपा में वहां राजस्थान में कोई अच्छी स्थिति नहीं है, उसका फायदा कांग्रेस को मिल सकता है, लेकिन कांग्रेस को तभी मिल सकता है जब ये पायलट वर्सेस गहलोत का जो ये मनमुटाव है, या जो उनकी एक आपसी जो एक लड़ाई है, उसको जो हाईकमान जो है, खास क्योंकि इस बार सोनिया गांधी है, राहुल और प्रियंका नहीं है। क्योंकि पंजाब के मामले हमने देखा था राहुल और प्रियंका थे, उन्होंने मामला ठीक से संभाला नहीं, लेकिन जो सोनिया गांधी संभाल रही है, तो निश्चित रूप से उन्हें देखना पड़ेगा कि कहीं पंजाब वाला हर्ष न हो जाए। क्योंकि इस राजस्थान, पंजाब में भी चांसेस अच्छी थी कांग्रेस की, राजस्थान में भी अच्छी हैं, क्योंकि राजस्थान में भाजपा खुद भी जो है तमाम गुटों में बटी हुई है, वहां पे उनकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। तो इसलिए ये देखना होगा कि कहीं कोई गड़बड़ लेकिन पीयूष जी, गुटबाजी तो यहाँ पर भी देखी जा रही है, और जिन जिन राज्यों में गुटबाजी देखी गई है कांग्रेस में, वहां पर सत्ता गंवानी ही पड़ी है कांग्रेस को। ये इतिहास देखा है, कई सारे ऐसे राज्य हैं जहां पर कांग्रेस की सत्ता गई है। अब यहाँ पर भी गुटबाजी आगे क्या मोड़ लेती है या क्या रंग लाती है, ये तो खैर वक्त बताएगा। और साथ ही रमाकांत जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि राजस्थान को लेकर एक खासियत है कि बराबर का मौका दिया है। एक बार वहां पर बीजेपी आती है, दूसरी बार कांग्रेस आती है, यानी कि वहां की जनता ने दोनों ही पार्टियों को बराबर का मौका दिया है। आज राजस्थान की स्थिति जो भी है उसके लिए दोनों ही पार्टियां जिम्मेदार हैं, और जो मुद्दे आप अभी गिना रहे थे वो सिर्फ राजस्थान के मुद्दे नहीं है, देश भर में वो मुद्दे गरमाए हुए हैं। बढ़ती बेरोजगारी की हम बात कर ले, बढ़ते पेट्रोल डीजल की बात कर ले, या फिर दुष्कर्म को लेकर बात कर ले, तो ऐसे में क्या मुद्दे रहेंगे जिसको लेकर बीजेपी इस बार चुनावी मैदान में उतरेगी? बिल्कुल सही कहा अमनदीप जी आपने, क्योंकि एक बार राजस्थान का जो जनता है, एक बार कांग्रेस को भी मौका देती है, एक भाजपा को भी मौका देती है। और बहुत अच्छा शुभ्रांशु जी इस चीज से बिल्कुल इत्तेफाक रखते होंगे, जो इस बार सरकार हम बनाने जा रहे हैं। जब तक इनकी सरकार है, हम अपेक्षा करते हैं जो कि जनता इससे प्रभावित न हो, जनता को कोई दिक्कतें ना आए, भले ही इनकी जो अंदरूनी कला है वो उसमें उनको आहुति न दी जाए, उनके महत्वाकांक्षा, उनकी अपेक्षाओं को आहुति नहीं दी जाए, ये हम लोग अपेक्षा करते हैं। अब देखिए क्या है अगले, अमनदीप जी थोड़ा सा इको हो रहा है साउंड, थोड़ा सा सही करवाइए। ठीक है सर। जब तक शुभ्रांशु जी को सुन लेते सर, यहाँ से टेक्निकल खामी नहीं है, मैं चाहूंगी कि आप एक बार चेक करवा लें। अगर इको नहीं आ रहा है तो प्लीज अपनी बात पूरी कीजिएगा। जी अमनदीप जी, मैं कह रहा था जो कि राजस्थान में या कहीं पे भी देश के किसी भी कोने की अगर मैं बात करूं, जनता की जो समस्याएं हैं और जनता की अपेक्षाओं के ऊपर में खड़े उतरना भाजपा हमेशा से ही अपने आप को उसके लिए जो है सो तैयार रखती है। हम कोई भी काम एक मिशन के तहत काम करते हैं, एक कमिटमेंट के तहत काम करते हैं। हमारा नारा नहीं होता, बल्कि एक मिशन होता है, एक कमिटमेंट होती है। जब हम सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास और सबकी बात करते हैं, तो निश्चित तौर पर जो है सो हम सबकी बातें करते हैं। वहां की जनता की जो समस्या, चाहे वो आप बेरोजगारी की बात ले लें, चाहे कानून व्यवस्था की बात ले लें, चाहे आप देखेंगे पेट्रोल डीजल की बात हो, चाहे किसी भी तरह की समस्या हो, या हिंदू संस्कृति की धर्म के रक्षार्थ
हमें जो भी कदम उठाए जाने पड़ेंगे निश्चित तौर पर वो हम उठाएंगे। राजस्थान की सरकार अभी बिल्कुल इसमें असफल रही है, इसमें कोई दो मत नहीं। इसमें जो भी है इजाफा जो हुआ है, इसमें जो बढ़ोतरी हुई है, राजस्थान की सरकार को जवाब देना चाहिए जो कि हाँ उनमें कहाँ कमी रह गई, क्या अंदरूनी कलह इसकी वजह थी या क्या वजह थी, इनको मंथन करना चाहिए। मैं शुभ्रांशु जी से अपेक्षा करूंगा, बड़े सम्मान के साथ अपेक्षा करूंगा जो कि इनके ऊपर में जरूर उनके ऊपर प्रकाश डालें। ठीक है, शुभ्रांशु जी को सुन लेते हैं। शुभ्रांशु जी, गुटबाजी की देखिए तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है। कई बार हमने देखा, खबरें ये भी सामने आती थी कि सचिन पायलट तो बीजेपी में शामिल होने वाले हैं, तो ऐसे में नाराजगी एक दोनों नेताओं के साफ तौर पर देखी जाती है। अब विधानसभा इलेक्शन भी आने वाले हैं, इससे पहले भी मैंने जिक्र किया कि कई जगह पर कांग्रेस सत्ता गंवा चुकी है सिर्फ गुटबाजी के चलते, तो बड़ी चुनौती से कहा जा सकता है आपकी पार्टी के लिए। देखिए अमन जी, कौन कहाँ जा रहा है और कौन क्या कर रहा है इस विषय पे ना भविष्य का, चूंकि मैं ज्योतिष नहीं हूँ तो मैं भविष्य नहीं बता सकता। ठीक, मैं बात कर रहा हूँ वर्तमान में, और मुझे लगता है कि मुझे रमाकांत मिश्रा जी के शब्द को थोड़ा आगे बढ़ाना चाहिए। सर, महंगाई के विषय में आप बात न करें तो बेहतर है, क्योंकि इस देश को महंगाई देने का एकमात्र श्रेय सिर्फ एक ही व्यक्ति को जाता है, हमारे परम श्रद्धेय श्री नरेंद्र दामोदर दास को, जिन्होंने ना अमीर को छोड़कर गरीब और सबका साथ सबका विकास और सबके विश्वास वाली जो बात आप कह रहे हैं, मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास को महंगाई देने में कोई उन्होंने कसर छोड़ी नहीं। चाहे पढ़ाई हो, चाहे बुजुर्गों की दवाई हो, तेल सब्जी अचार की तो बात ही छोड़ देते हैं, उस पर हम चर्चा नहीं करेंगे। शुभ्रांशु प्लीज मुद्दे पर लौटिए। शुभ्रांशु प्लीज मुद्दे पर लौटिए। ये बताइए कि अब अगले साल ही इलेक्शन होना है, विधानसभा चुनाव, तो वो किस चेहरे पर लड़ा जाएगा? उसके बाद में देखिए अशोक गहलोत के बयान के बाद में एक और बयान सामने आया, वो भी आपने सुना होगा। उनका कहना है कि सीएम बदला जा रहा है, ये मात्र अफवाहें हैं। तो क्या अब ये माना जाए कि अशोक गहलोत ही वो नेता होंगे? मैंने आपको आपके सवाल का जवाब जब आपने डिबेट शुरू किया था, मैंने तभी दिया था कि अगर कोई पत्रकार किसी मुख्यमंत्री से पूछेगा कि सर हम आपके बारे में खबरें सुन रहे हैं, तो लोग उसका जवाब देंगे ही ना, वो मन की बात रेडियो पे नहीं करते हैं। तो विधानसभा, सर मेरा सवाल आपसे ये है कि विधानसभा चुनाव किसके चेहरे पर लड़ा जाएगा, सचिन पायलट या अशोक गहलोत या कोई और नेता होगा? मैडम, आज 24 अप्रैल 2022 है। हाँ। शाम को 5:22 पे मैं आपको तसल्ली, विश्वास और धैर्य के साथ ये बात बता रहा हूँ कि अभी हमारे मुख्यमंत्री का नाम जो है वो श्री गहलोत है, और वही हमारे मुख्यमंत्री हैं, वही हमारे सदन के नेता हैं। आप भविष्य का वक्ता मैं नहीं हूँ, मैं भविष्य के विषय में प्रेडिक्शन नहीं करता। राजस्थान के लोगों ने देखा है कि महंगाई जो नरेंद्र मोदी जी बढ़ा रहे हैं वो लोगों की जान ले रही है। तो राज्य सरकार अपना टैक्स क्यों नहीं कम कर देती? सर राज्य सरकार अपना टैक्स क्यों नहीं कम कर देती? प्लीज धर्म रक्षा की जो इन्होंने बात करी है, तो मिश्रा जी, धर्म रक्षा श्रीनिवासपुरी दिल्ली का मंदिर तोड़ने का आदेश नरेंद्र मोदी जी की अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने दे दिया है। कानपुर में मंदिर तोड़ने का आदेश कानपुर के मेयर ने दे दिया। रायगढ़ के मंदिर तोड़ने का आदेश आपके भारतीय जनता पार्टी के रायगढ़ के मेयर सतीश गुहारिया जी ने दे रखा है। तो सर आप हिंदू धर्म की बात न करें तो बेहतर है, क्योंकि आपके मित्र सिर्फ चंद अमीर लोग हैं। आपको हिंदुस्तान के गरीबों से कोई लेना देना नहीं है। आपका एकमात्र एजेंडा है गरीबों का खून चूसिए और अपने अमीर दोस्तों के बैंक का लोन राइट ऑफ करा दीजिए। ये है आपकी सरकार पद्धति। और रही आपकी चुनाव की बात, तो सर बड़ी गंभीरता और जिम्मेदारी के साथ मिश्रा जी आपको एक बात कहता हूँ, अगर आज बैलेट पेपर पे चुनाव हो जाए तो आप गाँव का प्रधान ही नहीं जीतिएगा। बता फिर ईवीएम पर आपने सवाल खड़े कर दिए। ठीक है सर, ठीक है सर, जल्दी से उनसे जवाब ले लेते, मेरे पास वक्त की कमी है सर, मेरे पास वक्त की कमी है। शुभ्रांशु, इतने सारे गंभीर आरोप आपने लगाए, तो जवाब सुन लीजिए, जवाब ले लीजिए प्लीज। रमाकांत जी बहुत संक्षिप्त में जवाब दीजिएगा। हाँ, बिल्कुल सही बात है। शुभ्रांशु जी ने अभी कहा बैलेट पेपर के ऊपर में, अभी इन्होंने ईवीएम के ऊपर में सवाल पैदा कर, मतलब बिल्कुल उनके ऊपर में प्रश्न चिन्ह लगा दिया। तो मैं कह रहा हूँ, क्या इनको ईवीएम के ऊपर में भरोसा है, या चुनाव आयोग के ऊपर में भरोसा है, या अदालत के ऊपर में भरोसा है? मैं ये आज जानना चाहता हूँ। भले ही समय 10 सेकंड मैं अपना वाला इनको देता हूँ, ये खाली मात्र इसमें ये बता दें जो क्या इन सब पे भरोसा है या नहीं है। क्या 55-60 सालों से जो सत्ता इन्होंने इस देश को संभाल रखा था, क्या उस समय में बैलेट पेपर या ईवीएम या न्यायालय के ऊपर में इनका भरोसा था? क्या 2014 के बाद इनका कोई नहीं है क्या भरोसा?
ये मैं 10 सेकंड अपना वाला आपको दे रहा हूँ सुधांशु जी। हम लोगों ने देखा कि किस तरह से आपने बाहुबल का प्रयोग किया, चाहे वो प्रधानी का चुनाव था, चाहे ब्लॉक प्रमुख का था, चाहे जिला पंचायत अध्यक्ष का था, चाहे एमएलसी का था, वहां आपने बाहुबल दिखाया है। सर, वो लोकतंत्र नहीं होता है। लोकतंत्र का सीधा मतलब है कि लोग अपना नेता चुने। आप जो कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में वो एक दादागिरी है सर, और दादागिरी से आप सरकार तो बना सकते हैं, लोगों का दिल नहीं जीत सकते। यही नतीजा है कि आपने बनारस में 300 से ज्यादा मंदिर तोड़े और उसके बाद भी आप सबसे बड़े हिंदू हृदय सम्राट बने हुए हैं। ठीक है सर, लेकिन आप ईवीएम पर सवाल खड़े कर रहे हैं। मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी तो ईवीएम से इलेक्शन हुए थे ना, जब आपकी पार्टी जीती थी, तो ईवीएम पर सवाल खड़े करना बंद कीजिए प्लीज। मैं आज सरकार बनाना कोई बात थोड़ी, अभी हमने सारे उपचुनाव जीते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि अभी 2 महीना पहले या 6 महीने पहले तक वो सेम जनता हमें वोट नहीं दे रही है और अब देने लगी। पंजाब के अंदर हमने सारे भाई, तो सर कई सारे राज्य ऐसे हैं जहां पर सर आपकी पार्टी ने जीत हासिल की है, वहां पर भी सर ईवीएम से ही इलेक्शन हुए थे। ऐसे सवाल खड़े करके आप सर जनता पर सवाल निशान उठा रहे हैं। सुब्रांश जी, इस तरह की बातें करके आप जनता पर सवालिया निशान खड़े कर रहे हैं और लगता है आपको जनता पर ही भरोसा नहीं। मेरे पास वक्त की कमी है रमाकांत जी, मेरे पास वक्त की कमी है रमाकांत जी, मेरे पास वक्त की कमी है। आप सभी मेहमानों का हमारे साथ में जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। तो अशोक गहलोत के बयान के कई सारे मायने निकाले जा रहे हैं। हालांकि उनके बाद एक और बयान सामने आया अशोक गहलोत का, जिन पर उनका कहना था कि मुख्यमंत्री बदला जा रहा है, ये मात्र अफवाह है। लेकिन अब ये देखना काफी ज्यादा अहम होगा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में सचिन पायलट को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया जाता है या एक बार फिर से अशोक गहलोत ही होंगे मुख्यमंत्री का चेहरा। फिलहाल इस डिबेट में इतना ही। आप देखते रहिए जनतंत्र टीवी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।